आज से बीजे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपन नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की आरबीसी की सारी बुकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत राजस्थान बोर्ड की प्रमाणिक पुस्तक कक्षा 6 से, जिसका नाम हमारा राजस्थान है, उसे शुरुआत करेंगे। केवल 90 मिनट में थंबनेल में लिखा है, थोड़ा ज़्यादा समय भी लगे तो ठीक कोई एतराज़ नहीं है, पर हम शांति से पढ़ेंगे। 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहेगी। ये संपूर्ण एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा। कक्षा 6 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसने आज तक किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं कक्षा 6 में। राजस्थान का परिचय के बारे में, राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, राजस्थान क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय स्थिति कितनी है, देशांतरीय स्थिति कितनी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर राजस्थान का इतिहास, छोटी मोटी बातें हैं इतिहास में, ज़्यादा इसमें छठी की किताब में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी अध्ययन करेंगे। फिर इतिहास जानने के सोर्स, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, 7वां चैप्टर जल संसाधन एवं संरक्षण, 8वां आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान की आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय के रूप में क्या है? एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। जैसे राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये एशिया में भारत कहाँ पर है? इस जगह पर, और राजस्थान इस जगह पर, तो दक्षिणी भाग पर स्थित है। भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो राज्य भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्यों में याद रखना है, नंबर 1 में पंजाब आता है। पंजाब, 5 पड़ोसी राज्य में पंजाब। दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा एमपी एंड मध्य प्रदेश, और 5वां उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। आगे देखते हैं इसमें कुल कितने ज़िले हैं। तो पहले राजस्थान में आपको पता है कि 33 ज़िले थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 41 ज़िले हैं तथा 7 केंद्र शासित 7 संभाग हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया जाता है? तो 7 संभागों में विभाजित किया गया है। हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप माना जाता है। राज्य का निर्माण कैसे हुआ? 7 चरणों में राज्य राजस्थान का निर्माण हुआ। 7 एकीकरण के चरणों में इसका निर्माण। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा पूर्व राजस्थान संघ में संयुक्त राजस्थान संघ मिलाया गया, उसमें उदयपुर शामिल किया गया। चौथे में वृहद राजस्थान, 5वें वृहत्तर राजस्थान जिसमें मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिलाया गया। छठवां और सातवां में अजमेर को शामिल किया गया। 7वें में सिरोही और अबू दिलवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया। इस प्रकार 1956 में राजस्थान का निर्माण हुआ। देख सकते हैं राजस्थान का नक्शा। राजस्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है।
भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। आपको आना चाहिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से? पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के प्रसिद्ध राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में कौन सा है? तो पंजाब और हरियाणा है। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दक्षिण में कौन सा है? तो गुजरात है। राजस्थान का मानचित्र देख लो। ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। अब जोधपुर से अलग होकर फलोदी का निर्माण किया गया है, इसलिए पांच जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा लगाता है। हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरौल। अब यहाँ जयपुर से अलग हो गई, कोटपुतली, बहरौल भी अलग हो गया। जयपुर की सीमा अब हरियाणा से नहीं लगती है, याद रखना है। इधर डीग अलग हो गया। डीग की सीमा भी हरियाणा से लगती है। और डीग, भरतपुर और धौलपुर की सीमा किससे लगती हैं? उत्तर प्रदेश से लगती हैं। और धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की सीमा किससे लगती हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती हैं। फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालोर, बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती हैं? उदयपुर से अलग हो गया सुलुम्बर अलग हो गया है। की सीमा किससे लगती हैं? गुजरात के साथ लगती हैं, याद रखना है। स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 डेश से 30 डिग्री 12 डेश उत्तरी अक्षांश है। एवं पूर्वी देशांतरों के मध्य 69 डिग्री डेश से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसको वर्ग मील में पूछा सकता है। वर्ग मील में कितना है? 139 वर्ग मील। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम में कितना है? 869 किलोमीटर है। जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में कितने हो गए? लेकिन 41 जिले और 7 संभाग। इसकी स्थिति इसमें मानचित्र में दर्शाई गई है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, जिसमें जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो धौलपुर जिले में होता है। राज्य को 41 जिलों और 7 संभागों में विभाजित किया गया है वर्तमान प्रशासनिक पुनर्गठन के अनुसार। संभाग कौन कौन से हैं? 7। जयपुर में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जयपुर हैं, कोटपुतली, बहरौल हैं, खैरतल, तिजारा हैं, दौसा हैं, सीकर हैं, अलवर हैं, झुंझुनू हैं। जोधपुर हैं, फलोदी हैं, पाली हैं, झालोर हैं, सिरोही हैं, बाड़मेर हैं, बालोतरा हैं, जैसलमेर हैं। कितने जिले हो गए? 8। तो सर्वाधिक कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? जोधपुर में। बीकानेर में कौन कौन से जिले शामिल हैं? बीकानेर हैं, चूरू हैं, गंगानगर हैं, हनुमानगढ़ जिले, 4 जिले। अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, नागौर और डिडवाना कुचामन किसमें है? अजमेर में। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पहले वाले जिले इसमें इस संभाग में हैं। उदयपुर हो गया, सुलुम्बर नया जिला बनाया।
राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले शामिल है। भरतपुर संभाग में डीग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। कितने जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर 7 संभाग बांटे गए हैं और उनके जिलों का भी अध्ययन हमने कर लिया है। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, पढ़ते रहें। कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। पड़ोसी राज्य एवं देश कौन से हैं? राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? लगभग 5,920 किलोमीटर है, क्योंकि राजस्थान में समुद्री सीमा नहीं लगती है, तो स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश है। इस 5,920 स्थलीय सीमा है, उसमें से 1,070 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है और 4,850 किलोमीटर सीमा राज्यों के साथ लगती हैं। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग कितने की है? 1,070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्यों को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। रेड क्लिप नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका निर्धारण किया गया। इसका निर्धारण कब किया गया? आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। अभ्यास देखो, अभ्यास में आपको आ जाएंगे। पहले बता दिया मैंने पंजाब के साथ किस किस जिलों की सीमा लिखती है, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ। आप अभ्यास करें, याद कीजिए। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? सबको मिलाकर एक करना। संभाग सूचना सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर दीजिए, जैसलमेर। राजस्थान के में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में 41 हैं। कितने हैं? 41। रेड क्लिप रेखा आ जाएगी। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिख देंगे। राजस्थान कितने संभाग में? 7 में। नाम लिख दिए। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में संक्षेप से समझा देना। ये मेंस के लिए हैं। आरएस में आते हैं। दूसरा चैप्टर है इसी किताब का, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास बहुत प्राचीन है, तो इस किताब में जो दिया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इतिहास के बारे में अलग अलग किताबों के माध्यम से अलग अलग जो कक्षाओं में चलने वाली किताबें उनमें डीपली जाते हुए अपन नहीं जाएंगे। इसमें जो दिया है उसका ही अध्ययन करेंगे। इससे हमारी क्लास लंबी ना हो और आपको भी समझ में आसानी रहे और ये पता रहे कि हमारी छठी की कक्षा 6 की पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव में भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेवाड़ का था बालक, तो उसने पूछा अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजस्थान मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, मारवाड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र है, मरू प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश है। इस प्रकार पर वो कहते हैं कि इसे मेरे मामा जोधपुर रहते हैं और उसे मारवाड़ कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। यह जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जंगल, मरू, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती, ये यहाँ पर रहने वाली जातियाँ थी। क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं? यदि हाँ तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा करो। अब देखो, ये प्राचीन नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी रीट हुई थी, रीट में सारे के सारे क्वेश्चन आरबीसी की पुस्तकों से पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था राजस्थान से संबंधित, इसलिए रीट एग्जाम के लिए तो ये रामबाण पुस्तक साबित होती है। इसी प्रकार आरएस के लिए भी रामबाण पुस्तक है, एसआई के लिए। अब तो मूल किताबों की ओर यूआर साहब ने कही बोल ही दिया है, हमारे आरपीसी के अध्यक्ष साहब ने, कि किताबें मूल ही पढ़नी पड़ेगी आपको। तो मूल किताबें यही हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
पर हम इसको पढ़ते नहीं हैं। हम मार्केट में बड़ी दुकानों में चले जाते हैं और वहाँ से बुक खरीद के आ जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़े। जंगल प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? बीकानेर वाले क्षेत्र को। मरुकांतार मारवाड़ क्षेत्र वाले प्रदेश को, जिसमें मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र आ जाता है। मत्स्य क्षेत्र किसी को? अलवर जयपुर वाले क्षेत्र को। सूरसेन, इसमें अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार ये हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, या वागड़ क्षेत्र आ जाएगा। इधर बीच में अजमेर नागौर वाला क्षेत्र मध्यकालीन राजस्थान है। अब देखते हैं, प्राचीन भारत में आर्यों को छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में। मरु का कहाँ पर नाम मिलता है? ऋग्वेद सहित हमारी पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, भरत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरपीसी में पूछा गया है, डायरेक्ट रीट एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, भरत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। कहाँ कहाँ पर मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, रामायण में मिलता है, चरक संहिता में, महाभारत, भरत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। किस क्षेत्र में? तो मरु प्रदेश में। जांगल क्षेत्र कौन सा है? इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर वाला क्षेत्र। बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आते हैं, लेकिन बीकानेर और नागौर वाला मूलतः क्षेत्र माना जाता है जांगल प्रदेश। इसलिए तो वहाँ के बादशाहों को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसका समय वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। कौन? यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण भगवान किस द्वारिका जाते किस क्षेत्र से गुजरे थे? जांगल प्रदेश से गुजरे थे। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य में क्या होता है? इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास पूरा किया था। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया है। इस स्थान का वर्णन किसने किया था? युआन च्वांग। यात्री कहाँ का था? चीन का था। अलवर एवं जयपुर में के मध्य ये जनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर एवं बैराट स्थित थी। मौर्योत्तरकालीन जनपद कौन कौन से थे? योद्धे कहाँ पर थे? गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ थे, उत्तरी भाग में। अर्जुनायन कौन से थे? अलवर क्षेत्र में थे। ये अलवर थे, शेखावाटी क्षेत्र में अर्जुनायन। मालो प्रदेश टोंक आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। झालावाड़ क्षेत्र में मालो जनपद था। सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सिवी जनपद निवास करता था, यानी मेवाड़ क्षेत्र में। अब इनका अध्ययन करते हैं। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित है। इस जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों में सिकंदर के समय में सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है सूरसेन से, राजस्थान के किस क्षेत्र में सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है? तो भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित है। इस जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में के यूनानी लेखकों में सिकंदर के समय में सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख मिलता है। किसके लेख में? यूनानी लेखकों के सिकंदर के समय में। बयाना प्रस्तुति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। किसमें? बयाना प्रस्तुति में। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां भी प्रमुख थी। सिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व में, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए ये सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जो वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाड़ भी कहा जाता था। अर्जुनायन
भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विदेशी क्षत्रपों को परास्त करने वाले कौन थे, कौन सा जनपद था, तो मालव जनपद था। किनके साथ मिलकर किया? अर्जुनयन जनपद के साथ में, अर्जुनयन जाति के साथ में मिलकर उनका अंत किया था। मालव कौन थे? मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो मालवों की दिग्विजय का कौन सा युग अभिलेख कहाँ पर लगा हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। मालव जनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। योधे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। राजस्थान के उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। तो कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद कौन था? योधे। गुप्त काल तक भी यह गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कब? 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमण आए और इन गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में, बृहद संहिता जो नामक ग्रंथ है, इनमें इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र का मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समेत में पड़ी इसकी राजधानी रही थी। नागदा किसी में रही थी? क्षेत्र सिंह के समय। आहड़ को किसने बनाया? कल्याणपुर को। चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़, चावंड महाराणा प्रताप के समय बनी थी। उदयपुर उदय सिंह के समय बनी थी। यहाँ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी है। जो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है चयन बोर्ड और आरपीएससी का, लेकिन इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। वागड़ क्षेत्र, राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं, एक डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा वाला क्षेत्र व दूसरा पिलानी के पास यानी शेखावाटी वाला क्षेत्र के पास नरहर, भादरा, नौहर, ताकना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया है तथा इसकी बोली कौन सी है? वागड़ी। वागड़ी को कौन सी बोली कहा जाता है? भिल्ली बोली कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। बीकानेर और जोधपुर इस वंश का शासन था, तो राठौड़ होगा। हाड़ौती की बात कर लेते हैं। हाड़ौती में बूंदी और कोटा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। कौन सी जनजाति का? मीणा जनजाति। मीणा वंश का बूंदा के नाम से पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। मीणा वंश का जो बूंदा था, बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र में अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश के बारे में जानेंगे। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने भी यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़े गुजरों को परास्त कर कोकिल देव ने और दुल्हे राय ने मीणों और बड़े गुजरों को परास्त किया और अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात कहलाता है, जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खान मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ कहा जाता है,
या वल कहा जाता है। किस जैसलमेर को माड या वल किसका नाम है? जैसलमेर का। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुजरातरा कहा जाता है। प्रतापगढ़ को खांडल प्रदेश कहा जाता है। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहा जाता है। और चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा और व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि राजस्थान के हर अंचल को समझ, मतलब अब राजस्थान के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको भी प्राप्त हो चुकी होगी। इस प्रकार राजस्थान के अलग अलग प्रदेश के बारे में जान चुके हैं अपन, अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्र के बारे में अपन जान चुके हैं। क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास जानने के स्रोत, कौन कौन से इतिहास जानने के स्रोत हैं इस किताब में जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये RS मेंस में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, SI में, रीट सेकेंड ग्रेड, पटवार वीडियो में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिसने मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक कौन कौन से हैं, पुरातात्विक कौन कौन से हैं, अभी नीचे इसका अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हमें स्थान के बारे में, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक सोर्स कहते हैं। ऐसे सोर्सों में अभिलेख आते हैं, मुद्रा हैं, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल होती हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक सोर्स में का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन है, नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। अभिलेख, तो अभिलेख का ये चित्र दिखाया गया है, ये अभिलेख होते हैं। ये हमें शिलालेख किसके बने? पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखे होते हैं। पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों में भाजित होते हैं। स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कौन? अभिलेख। अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो बड़ी बड़ी शिलालेखों में, स्तंभों में, भवनों में, गुफाओं की दीवारों में, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं एवं ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख। अभिलेखों की क्या उपयोगिता है? तो ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। कौन सी 2 भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं? इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो RS मेंस में 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिलेख क्या होते हैं और अभिलेखों की उपयोगिता लिखी है। इसके अलावा कथन और कारण में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार भी RSSB का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है और वो कथन कारण में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति क्या होती है? तो किसी भी राजा या वंश की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। एक बार और देख लेते उपयोगिता कहाँ कहाँ पर? गद्य पद्य दोनों शैलियों में है। शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियों, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो नगरी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ में, कंसुआ अभिलेख कोटा में, घटियाला अभिलेख चित्तौड़ में, कटियाला अभिलेख मंडौर जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। किराड़ू अभिलेख बाड़मेर में, नानसा युग अभिलेख भिलवाड़ा में, बरनाला युग स्तंभलेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? प्रत्याहारों का। बिजोला शिलालेख में चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, चीरवा का शिलालेख किस शासक की जानकारी देता है? रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। रावल समर सिंह कहाँ का शासक था? तो चित्तौड़गढ़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था।
स्मारक, स्मारक कैसे होते थे, स्मारक क्या होते हैं, स्मारक के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान के विक स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, झालोर का दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, रणथंभौर, जो सवाईमाधोपुर में, आमेर, जयपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में तारागढ़, अजमेर और बूंदी में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद जो महल होते थे, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक की गिनती में आते हैं। स्मारक क्या क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, ये स्मारक हमें क्या जानकारी देते थे, क्या उपयोगिता थी इनके, ये क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते थे। मुद्राएं, सिक्के चांदी के, हाथ मुद्राएं की जाती, सोने की स्वर्ण मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता था। मतलब मुद्राएं से क्या, किसी भी सीमा विशेष की जानकारी लेनी हो, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता करना हो तो मुद्राओं से पता चल जाता था। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान भी होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी होते थे। अहाड़, रेड़, बेराट, रंगमल, सांबर, इसके अलावा सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी भी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, ये ऐतिहासिक सोर्स हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों में घास यानी खोखड़ों की कारीगरी, खोखड़े होते हैं ना बन गाँव में, ढाड़ा होता है, पुराने जो मकान होते थे उनमें खोखड़े लगाए जाते थे, आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्दभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर कहाँ पर है, नीम का थाना, सीकर की। ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुर, जयपुर एवं नवभरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मर्दभांड, काले एवं लाल मर्दभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जोधपुर, बेता एवं नवभरतपुर से प्राप्त काले मर्दभांड, आहार व गिलोन से प्राप्त प्रस्तर एवं फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। प्रस्तर और फलक कहाँ से, आहार एवं गिलोन से। काले एवं लाल मर्दभांड जोधपुर, जयपुर एवं नवभरतपुर से। ताम्रपत्र क्या होते हैं, ताम्रपत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ताम्रपत्र तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा गया है। ये दान पुण्य से संबंधित होते थे ताम्रपत्र। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार की, नाप तोल की, दान के प्रकार ये आदि का पता चलता है। साहित्यिक सोर्स कौन से, अपने ऊपर सारे पुरातात्विक सोर्स पढ़े हैं। पुरातात्विक सोर्स से वंश की जानकारी मिलती है, क्या कौन सा वंश चित्रवान था, कौन सा मूल्यवान था, कौन सा शक्तिशाली था, इनके सारे पुरातात्विक सोर्स से हमें जानकारी मिलती है। राजाओं के बारे में, वंश के बारे में जानकारी मिलती थी। साहित्यिक सोर्स उसकी चित्रकला शैली इनको दर्शाते थे। कौन कौन से, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ राजस्थान में मिलता है। राजस्थान के प्राचीन साहित्य को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ध्यानक कृत पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा रचित हैं, ध्यानक द्वारा। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है, तो पृथ्वीराज विजय से। किसके द्वारा रचित हैं, ध्यानक। नैनचंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य नैनचंद्र द्वारा रचित हैं। से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास की चिर वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास,
एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? दलपत विलास। या दलपत विलास किसके द्वारा लिखी गई? दलपत सिंह के द्वारा। पद्मनाभ के द्वारा कानड़देव प्रबंध। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा। अचल दास की चिरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा। चिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात क्या होती है? ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। ख्यात में क्या होता था? तो प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना के बारे में, राजाओं के वंशक्रम के बारे में, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता था। जैसे नैणसी की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, बांकीदास द्वारा रचित, नैणसी की ख्यात मनोहर नैणसी द्वारा रचित, दयालदास की ख्यात जो बीकानेर की अंतिम ख्यात थी, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों से में विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मिलती है। किनसे? फारसी उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टॉड। और पश्चिम भारत की यात्रा किसकी है? कर्नल जेम्स टॉड की। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर। कवि राजा श्यामल दास व्रत वीर विनोद किसी? श्यामल दास की। वंश भास्कर किसी है? सूर्यमल मिश्रण की। विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो विश्वेश्वर नाथ रेव। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। एक कर्नल जेम्स टॉड साहब हैं, महापद्य गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा हैं, कवि राजा श्यामल दास जी हैं जो सज्जन सिंह और शंभू सिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, थैंक यू। 3 चैप्टर हो चुके हैं, आगे का चैप्टर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। 3 चैप्टर में 3 क्लासों में एक किताब पूरी करवा देंगे। थैंक यू। आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो शेयर करें, दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।